हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में। इससे पहले हमने उत्तराखंड की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा था। वह वीडियो पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में। तो बिना रुके हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर से हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आज की वीडियो बिना रुके हुए आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की भौगोलिक विभाजन के बारे में या भौगोलिक संरचना के बारे में। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें प्राकृतिक रूप से भौगोलिक विभाजन बहुत अधिक किए जाते हैं, यानी भौगोलिक भिन्नताओं से परिपूर्ण यह राज्य। इसमें प्राकृतिक रूप से अनेकों संरचनाएं बनी हुई हैं। इन संरचनाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां होते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो भौगोलिक विभाजन का मतलब है कि एक ऐसा विभाजन जिसका निर्माण प्राकृतिक बनावटों के आधार पर हुआ है या प्राकृतिक रूप से जो एक आकृतियां बनी हुई हैं, उन आकृतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उत्तराखंड को प्राकृतिक या भौगोलिक रूप से इस आधार पर 8 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 8 प्रकार के भौगोलिक विभाजनों में उत्तराखंड को बांटा जाता है। और इन 8 प्रकारों में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। उत्तराखंड और भारत एक ऐसा देश है या उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक संरचना जो विश्व के सबसे अलग संरचना निर्धारित करता है, या इस संरचना में अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वह 8 प्रकार उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में कौन कौन से हैं, पहले तो यह याद रख लें। पहला विभाजन होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य या लघु हिमालय, चौथा होता है दून या द्वार क्षेत्र, पांचवा होता है शिवालिक क्षेत्र, छठा होता है बाबर क्षेत्र, सातवां होता है तराई क्षेत्र और आठवां होता है गंगा का मैदान। ये 8 प्रकार के विभाजन उत्तराखंड में पाए जाते हैं या 8 प्रकार की संरचनाएं उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो होता कैसे है, देखिए। पहला क्या होता है, ट्रांस हिमालय। देखो, ट्रांस हिमालय एक ऐसा हिमालय होता है जो महान हिमालय के पीछे नजर आता है, यानी महान हिमालय के जस्ट पीछे का जो हिस्सा होता है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय को तिब्बत में टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इस टेथिस हिमालय में उत्तराखंड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में दर्रे पाए जाते हैं और पूर्ववर्ती कुछ नदियां यहाँ से निकलती हैं, वह पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय में। देखो, दूसरी संरचना होती है महान हिमालय या वृहद हिमालय जिसको कहते हैं। इस हिमालय की उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई होती है। इस हिमालय में जैसे उत्तराखंड में पयार पाए जाते हैं जिसे कि बुग्याल कहा जाता है, या कुछ हिमानियाँ पाई जाती हैं जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं, और प्रमुख चोटियाँ इसी हिमालय में पाई जाती है। अब तीसरा होता है मध्य हिमालय जिसे कि लघु हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है। इस हिमालय में होता क्या है, देखो, इस हिमालय में पाए जाते हैं अल्पाइन वन पाए जाते हैं जिसको कि मखमली घास और पयार के समान ही बुग्याल होते हैं, अल्पाइन वन। और कोणधारी वृक्ष वन पाए जाते हैं, यानी कोणधारी जो पतझड़ वन होते हैं उस प्रकार के वन भी मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र को, मध्य हिमालय क्षेत्र को, पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी यहाँ पर पशुपालन के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है, उपयुक्त घास मिलती है, अच्छी घास, इसलिए यहाँ पर पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला विभाग होता है वह होता है दून घाटियाँ, यानी जिसे हम द्वार भी कहते हैं। तो पूर्व क्षेत्र में इसे द्वार कहा जाता है और पश्चिम क्षेत्र में दून कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में द्वार कहते हैं और गढ़वाल क्षेत्र में दून के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि अधिकतम जनसंख्या निवास करती है दून घाटियों में। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वह मानव निवास हेतु अधिक उपयोगी है। साथ ही साथ यहाँ पर कृषि की अच्छी उपज भी हो जाती है और उपजाऊ भूमि भी दून क्षेत्र में पाया जाता है या द्वार क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला विभाजन होता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी दून घाटियों के बाद आता है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्ष भर में 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। और यह क्षेत्र हिमालय का पाद क्षेत्र कहलाता है, यानी हिमालय का चरण कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का अंतिम जो चरण होता है वह शिवालिक श्रेणी ही है। यानी यहाँ पर से हिमालय का जो उच्चावच होता है वह कम पाया जाता है।
इसके बाद पाया जाता है महत्वपूर्ण क्षेत्र बाबर क्षेत्र। और बाबर क्षेत्र पूरे रूप से पथरीला होता है, कंक्रीट टाइप का होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और यहाँ पर ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंकड़ पत्थर दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार के कंकड़ पत्थरों वाला जो एरिया होता है, जो भूमि क्षेत्र होता है, वह होता है भाबर। और भाबर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं है, यानी अनुपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसमें कृषि करना असंभव होता है और इस क्षेत्र में कृषि बहुत कम की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ होते हैं। इन पत्थर कंकड़ों में खेती करना आसान नहीं होता है। अब आप यह समझिए कि यहाँ पर ये पत्थर और कंकड़ कहाँ से आए। जब इस धरती का प्रादुर्भाव हो रहा था, यानी हमारी जो भूगर्भिक प्लेटें व्यवस्थित हो रही थी, तो उस समय इन महान हिमालय और मध्य हिमालय से नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए ये कंकड़ हैं। ये पत्थर यहाँ पर एकत्रित हो गए, क्योंकि यहाँ पर से प्लेन का एरिया लग जाता है, समतल भूमि लग जाती है, इसलिए यहाँ से ये पत्थर आगे नहीं बह पाए। यहाँ से आगे दूसरा जो क्षेत्र आता है वह आता है तराई क्षेत्र, यानी तराई भाबर क्षेत्र भी हम इसे कह देते हैं। इसको तराई भाबर क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दलदल भूमि होती है, यानी तालाब भूमि होती है, जहाँ पर मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर इस पानी की मात्रा पाए जाने का कारण है क्योंकि यहाँ पर जो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, यहाँ पर से छन करके पानी आगे की ओर बहता है, तब जाकर के यहाँ पर ये तालाब भूमि बन जाती है, जिसको कि तराई क्षेत्र भी कहते हैं। आपने सुना होगा तराई प्रदेश में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ का मतलब बहुत गहरे कुएं पाए जाते हैं। वहाँ पर गहरे होने का कारण ये होता है क्योंकि इन पत्थरों के नीचे से पानी रिस करके नीचे धरती के अंदर तक चले जाता है और वहाँ पर वो बहुत गहरे गहरे कुएं का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। अब इस तराई क्षेत्र की मृदा जो है दलदल मृदा पाई जाती है और अधिकांश यहाँ की मृदा भी कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर हम अधिकांश या गन्ने बो सकते हैं या धान की खेती कर सकते हैं। गेहूं आदि के लिए यह भूमि उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। अंतिम क्षेत्र बच जाता है जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, और गंगा का मैदान अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि बहुत अधिक की जाती है, या हम कह सकते हैं उत्तराखंड में इस गंगा के मैदान क्षेत्र में ही गहन कृषि की जाती है। और यह सघन मानव निवास का क्षेत्र है। यहाँ पर सघन मानव निवास होने का कारण है कृषि भूमि का अधिक उपजाऊ हो जाना। जहाँ पर कृषि भूमि अधिक उपजाऊ होगी वहाँ पर मानव का अधिवास भी अधिक होती है। अब आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से होते हैं। तो यह 8 विभाजन है। सबसे पीछे का जो एरिया आता है ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर दून घाटियाँ, शिवालिक श्रेणी, भाबर प्रदेश, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान। ये 8 प्रदेश हैं। 8 प्रदेशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी हैं, तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या अपनी नोटबुक में आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चित्र के माध्यम से हमें कुछ तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से उत्तराखंड के भौतिक विभाजन किए जाते हैं। अब यहाँ पर उत्तराखंड के मानचित्र के अनुसार हम समझ लेते हैं कि उत्तराखंड के भौतिक जो विभाजन 8 प्रकार से कर रखे हैं, वह 8 प्रकार उत्तराखंड के किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ कितना कितना इसका क्षेत्रफल है। तो पहला होता है ट्रांस हिमालय। आप देखिए उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय यहाँ चमोली से लेकर के पिथौरागढ़ की सीमा तक ट्रांस हिमालय का हिस्सा आता है, और यह ट्रांस हिमालय सबसे ऊपरी हिस्सा है, यानी हमारे उत्तराखंड में सबसे पीछे का जो एरिया होगा वह ट्रांस हिमालय है। इस ट्रांस हिमालय में अधिकांश तो दर्रे पाए जाते हैं या मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं। चरावाह यहीं पर अपने पशुओं का पशुचारण कराते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है महान हिमालय। महान हिमालय में उत्तराखंड की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं वह इसी महान हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो महान हिमालय भी यहाँ उत्तरकाशी से लेकर के चमोली से लेकर के यहाँ पिथौरागढ़ तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अब इस हिमालय में ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और इन ऊंची चोटियों से ही हमें नदियां प्राप्त होती हैं।
जो स्वच्छ जल की नदियाँ प्राप्त होती है वो इन महान हिमालय की चोटियों से ही प्राप्त होती हैं। तीसरा पार्ट होता है मध्य हिमालय, जो कि महान हिमालय के बाद का हिस्सा आता है। तो मध्य हिमालय में आप देखिए कितने जनपद हैं, देहरादून से लेकर के उत्तरकाशी, टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़, चंपावत, ये सभी जनपद जो है मध्य हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। तो अधिकांशतः मानव का निवास भी इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और महान हिमालय में यदि कहें तो महान हिमालय के मूल निवासी भूटांतिक जाति को कहा जाता है और वे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगला चौथा क्षेत्र आता है दून या द्वार क्षेत्र। तो दून या द्वार क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखेगा कि देहरादून क्षेत्र एक बहुत बड़ी दून घाटी है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी दून घाटी भी कहलाती है। बाद में यहाँ पर हरिद्वार में भी कुछ दून घाटियाँ आती हैं, फिर यहाँ पर आती हैं कोटद्वार में दून घाटियाँ, और नैनीताल क्षेत्र में भी दून घाटियाँ आती है, जिसे कि यहाँ पर द्वार कहा जाता है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोटद्वार है, जिसे कि गढ़वाल का द्वार कहा जाता है, वह भी इसी द्वार क्षेत्र में आता है। और कुमाऊं का द्वार, जो कि काठ गोदाम कहते हैं, यह नैनीताल में है। तो यहाँ पर यह द्वार और दून घाटियाँ पाई जाती हैं। अगला क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी दून या द्वार क्षेत्र के बाद पाए जाने वाला भूभाग है। तो शिवालिक श्रेणी भी यहाँ देहरादून से फैल करके यहाँ तक उधम सिंह नगर तक इसका एरिया फैला हुआ है, जैसे कि शिवालिक या हिमालय का पाद क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ हिमालय के बाद जहाँ से समतल क्षेत्र लग जाता है वह समतल क्षेत्र होता है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक से ही समतल भूभाग लग जाते हैं, बाकी यहाँ पर पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ या पर्वत पाए जाते हैं। इसके बाद आता है भाबर प्रदेश। तो शिवालिक श्रेणी के बाद जो भाबर प्रदेश आते हैं वहाँ पर ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से छनने के बाद पानी यहाँ से आगे जाता है, नदियों का पानी। और नदियों का पानी जब आगे जाता है तो वह बनाता है आगे तराई क्षेत्र को, और इस तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। साथ ही साथ तराई क्षेत्र में दलदल भूमि पाई जाती है। वो कारण यह होता है कि इन पत्थरों से छन करके यहाँ पर यह तराई भूमि बन जाती है। और यह तराई भूमि कहाँ है, तो तराई भूमि अधिकांशतः उधम सिंह नगर में देखने को मिल जाती है, जो कि उधम सिंह नगर का दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर तराई भूमि पाई जाती है। अब अंतिम जो 8वां भूभाग है वह है गंगा का मैदान। तो गंगा जहाँ बहती है वहीं पर गंगा का मैदान होगा। तो गंगा का उद्गम तो उत्तरकाशी से होता है और यह हरिद्वार में जाकर के यहाँ से उत्तर प्रदेश को चले जाती है। तो गंगा का जो मैदान है वह हरिद्वार के ही क्षेत्र में पाया जाता है, और हरिद्वार में ही गंगा द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के प्रदेश पाए जाते हैं। और जिस जलोढ़ मृदा को कि बांगर और खादर भूमि भी कहा जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर नवीन जलोढ़ मृदा हो जाती है। तो यह गंगा का मैदान अत्यधिक उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर कृषि अधिकांश की जाती है। तो यहाँ पर गेहूँ, धान, गन्ना आदि की प्रमुख फसलें बोई जाती है। तो उत्तराखंड में गहन कृषि प्रधान क्षेत्र हरिद्वार ही है, और साथ ही साथ यहाँ कुछ कुछ उधम सिंह नगर क्षेत्र में भी किया जाता है, लेकिन अधिकांश गंगा का मैदान हरिद्वार में पाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और होते हैं कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाले जोन, कुछ अलग जोन से जाने जाते हैं। वह जोन कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं जैसे ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को अलग करने वाली एक सीमा रेखा कौन सी होगी। मतलब एक ऐसी सीमा रेखा होगी, एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र होगा जिससे कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को हम अलग अलग पहचान सकते हैं या अलग अलग उसको विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसी लाइन कौन सी होगी, तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बनाता है उसे कहा जाता है सचर जोन, यानी हिंज लाइन भी इसको कहते हैं। तो हिंज लाइन किस किस के बीच में होगी, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। दूसरा है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो इन दोनों की सीमा रेखा को कहा जाता है केंद्रीय भ्रंश रेखा, यानी MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की सीमा को कहा जाता है। और तीसरा होता है मुख्य सीमांत दरार, यानी MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट होता है किस किस के बीच में, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में होता है। अगला होगा बृहद सीमांत दरार, यानी जिसको GBF भी कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट।
तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा शिवालिक श्रेणी के बीच में, यानी शिवालिक को मैदानी क्षेत्र से अलग करने वाले जो सीमा हो जाएगी वह हो जाएगा बृहद सीमांत दरार। इस प्रकार से यह हमारे हो गए हैं प्राकृतिक 8 विभाजन। मुझे उम्मीद है कि आप इस विभाजन को अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो ये जोन है, इन जोन्स को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में कहाँ कहाँ ये क्षेत्र फैले हुए हैं, इतना तो आपको जानकारी होगी। बाकी यहाँ से आगे हम इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट आप लेकर यहाँ से चलें कि सर्वाधिक वर्षा शिवालिक श्रेणी में होती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वह होती है 200 से 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। अब हम यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय ऐसा क्षेत्र था जो कि महान हिमालय से पीछे था, यानी महान हिमालय के बाद जो क्षेत्र दिखता है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आइए ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांस का मतलब ही होता है कि दूसरी ओर। दूसरी ओर का मतलब महान हिमालय की दूसरी ओर, यानी हमारे इस महान हिमालय के जो पीछे साइड में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह जो बड़ी बड़ी चोटियां बनी है यह महान हिमालय की चोटियां बनी है, और इसके पीछे जो ये हरे कलर में दिखाया गया है यह छोटे छोटे चोटियां हैं, यह है ट्रांस हिमालय की चोटियां। अब ट्रांस हिमालय कहेंगे किसे प्रॉपरली? तो ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ था, यानी जब हिमालय का निर्माण हुआ था उससे पहले ट्रांस हिमालय बन चुका था। और जब ट्रांस हिमालय बन चुका था इसीलिए यहाँ से कुछ प्रवाहित होने वाली नदियाँ वर्तमान में भी देखने को मिल जाती हैं। और इस ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियाँ। और ऐसी पूर्ववर्ती नदियाँ 3 महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये निकलते हैं ट्रांस हिमालय के भूभाग से। और सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ भारत में प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से ट्रांस हिमालय को तिब्बत में टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे टेथिस हिमालय इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ये अभी ट्रांस हिमालय है तिब्बत और भारत के बीच में, यहाँ पर एक समय में टेथिस महासागर हुआ करता था। जब पैंजिया महाद्वीप था उसके 2 भाग हो जाते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो समुद्र था उसको टेथिस महासागर कहा गया। और वही टेथिस महासागर के बीच में अवसादों के जमा होने से बन जाता है हमारा ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय पर जब भारत की प्लेट पहुंच जाती है तो उस प्लेट से टकराने के बाद महान हिमालय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम याद रखें कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के पीछे के हिस्से को कहा जाता है। अब इस ट्रांस हिमालय का उत्तराखंड में कितना विस्तार है? तो उत्तराखंड में इस ट्रांस हिमालय का विस्तार होता है 20 से 35 किलोमीटर मात्र, यानी 20 से 35 किलोमीटर की चौड़ाई उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय की है। अब आप कहेंगे कि उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय कैसे आया? ट्रांस तो तिब्बत में होता है। नहीं, क्योंकि हमारा जो हिमालय है यह हिमालय वलय आकार में है। वलय का मतलब मोड़दार तरीके से घुमा हुआ है। उस मोड़दार के कारण आधा हिमालय के हिस्से में जो ट्रांस हिमालय का भाग आता है वह उत्तराखंड में भी आ जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई ट्रांस हिमालय की उत्तराखंड में औसतन जो ऊंचाई है 2500 मीटर से 3500 मीटर मानी जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ट्रांस हिमालय को लेकर के, जैसे कि ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अब अवसादी कैसी चट्टानें हैं? क्योंकि मैंने पहले कहा कि जहां अभी ट्रांस हिमालय है वहां एक प्रकार टेथिस सागर हुआ करता था। इसमें अवसाद जमा हो जाता है। अवसाद का मतलब नदियों द्वारा लाए गए जितने भी कूड़ा कबाड़ होगा वह अवसाद जमा हुआ, और उस अवसाद के एकत्र होने से टेथिस हिमालय बन गया या ट्रांस हिमालय बन गया। और इसलिए यह भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है। भारत में ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय जो काराकोरम श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, वह श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कैलाश श्रेणी यह भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और साथ ही साथ लद्दाख जो श्रेणी है यह भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। अब यह ट्रांस हिमालय केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी फैली हुई है, क्योंकि पूरे हिमालय में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। तो इस ट्रांस हिमालय में भारत के काराकोरम, कैलाश और लद्दाख जैसी श्रेणियां भी आती हैं। साथ ही साथ भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे ऊंची चोटी केटू गाडुन आस्टिन भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है।
यानी K2 गार्डन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह चोटी भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट और है कि ट्रांस हिमालय से उद्गम होने वाली नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। पूर्ववर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदियां इस हिमालय के निर्माण से पहले से ही बहती थी और यह नदियां अभी भी अपने उसी मार्ग पर बहती हैं जिस मार्ग पर ये पहले बहती थी। यानी इन नदियों को इस आधार पर हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए चित्र में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी दर्शाई गई है। इस प्रकार से ये अपने प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं और निकलती कहाँ से हैं? तो यह निकलती है ट्रांस हिमालय से। इसलिए ट्रांस हिमालय का कुछ हिस्सा उत्तराखंड में भी है। अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि ट्रांस हिमालय की स्थिति उत्तराखंड में कैसी है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं कि जैसे उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। अब आप यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउंड्री डाली हुई है। यह बाउंड्री है ट्रांस और महान हिमालय के बीच की बाउंड्री। अब इसके ऊपर जो ये एक पर्वत श्रेणी है, यह श्रेणी कहलाती है जैक्सर श्रेणी। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो जैक्सर श्रेणी पाई जाती है वह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और इस जैक्सर श्रेणी से ही माना जाता है कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय की सीमा का निर्धारण भी होता है और यहीं पर से उत्तराखंड में महान हिमालय की सीमा प्रारंभ हो जाती है। अब क्या है कि ट्रांस हिमालय का भूभाग चमोली में पैनखंडा से पृथक होता है और पिथौरागढ़ में ऊंटाधुरा से पृथक होता है। यानी चमोली में जो पैनखंडा है, जोशीमठ, पैनखंडा का मतलब है जोशीमठ विकासखंड, तो जोशीमठ विकासखंड से तथा पिथौरागढ़ में ऊंटाधुरा जो दर्रा है वहाँ पर से आगे जो ऊपर बॉर्डर की तरफ का जो एरिया लगता है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय का हिस्सा। इस ट्रांस हिमालय से प्राचीन समय में भूटांतिक जाति के लोग एक व्यापार करते थे जिसे सौका हुडिया व्यापार कहा जाता है और इस सौका हुडिया व्यापार को ट्रांस हिमालयन ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रांस हिमालयन ट्रेड पहले भूटांतिक लोग यहाँ से करते थे और यह ट्रांस हिमालयन ट्रेड भारत के आज़ाद होने के पश्चात तक भी चला है और यहाँ पर किस चीज़ का आदान प्रदान होता था? व्यापार होता था। जैसे नमक का व्यापार होता था, वस्त्रों का व्यापार होता था, सूत का व्यापार होता था, साथ ही साथ भोजन का व्यापार भी होता था। कुछ तिब्बत के लोग उत्तराखंड में लाते थे, कुछ उत्तराखंड के लोग तिब्बत बेच देते थे। इस प्रकार से यहाँ से ट्रांस हिमालयन ट्रेड चलता था और इस ट्रांस हिमालयन ट्रेड को 1962 भारत चीन युद्ध के पश्चात प्रतिबंधित किया गया क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध खराब हो गए थे, इसलिए हमने यहाँ से यह ट्रेड करना बंद कर दिया। उत्तराखंड के दर्रे ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं। जैसे लिपुलेख दर्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, चमोली का किंगरी बिंगरी दर्रा, नीति दर्रा, माणा दर्रा, ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं। ये भी ट्रांस हिमालय के ही अंदर आते हैं। महान हिमालय इसके पश्चात आता है, यानी महान हिमालय पैनखंडा और ऊंटाधुरा से विभाजित होता है और इसी लाइन को जहाँ से महान हिमालय के लाइन लग जाता है इसे हम सचर जोन कहते हैं, यानी हिंज लाइन हम इसको कह देते हैं। तो प्राचीन समय में इन दर्रों से मैंने बताया कि सौका हुडिया व्यापार होता था जिसे ट्रांस हिमालयन ट्रेड कहते थे और 1962 के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया युद्ध होने के कारण। तो यह थी ट्रांस हिमालय की उत्तराखंड में स्थिति। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आई होप कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। कंप्लीट नॉलेज यह है, यानी यह एक वीडियो आपकी पोस्टमार्टम वीडियो है, इसमें सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। एक कुछ प्रमुख चीज़ इससे पिछली वीडियो में रह गई थी, हमने इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि उस वीडियो में वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए इसमें ऐड करना पड़ा। जैसे उत्तराखंड को छूने वाले हिमाचल के कुछ जनपद हैं और हिमाचल के 3 जनपद हैं जो कि उत्तराखंड को छूते हैं और उनमें से है श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर। 3 जनपद उत्तराखंड को छूने वाले जनपद हैं। किसके? हिमाचल प्रदेश के। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और था कि उत्तर प्रदेश के 7 जो जनपद हैं वह उत्तराखंड के 5 जनपदों से लगते हैं। कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी राज्य की सीमा उत्तराखंड के साथ बनती है। इस प्रकार से हमें यह जानना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से 7 जनपद हैं जो कि चमोली के 5 जनपदों से लगते हैं। जैसे पहला सहारनपुर यहाँ से देहरादून को टच करता है और देहरादून को छूने वाला उत्तर प्रदेश का मात्र एक जनपद है, वह है सहारनपुर।
अब अगला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। ये 3 जनपद हैं जो कि हरिद्वार से लगते हैं। यहाँ पर हरिद्वार से बिजनौर लगता है, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर 3 जनपद लग जाते हैं। साथ ही साथ पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल से लगने वाला मात्र एक बिजनौर जनपद है। तो यहाँ पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल से जो टच होते हैं उस जनपद का नाम है बिजनौर जनपद। अब अगला है कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत ये जनपद किससे टच होते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण जनपद उधम सिंह नगर से टच होते हैं, यानी उधम सिंह नगर की सीमा को छूते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 7 जनपद उत्तराखंड के 5 जनपदों को छूते हैं। यह थी आज की हमारी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज और ट्रांस हिमालय का पूरा नॉलेज आपको इसमें मिल गया है। इसके बाद आने वाली है हमारी अगली वीडियो सीरीज, आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में फैलाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर इस वीडियो की कंप्लीट PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।